ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग गुप्ता एम्पायर आज लोग चालू करेंगे। ठीक है, तो गुप्त वंश के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं गुप्त वंश की बात करूं तो गुप्त वंश जो है उसका टाइम पीरियड क्या है। तो देखो, गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 275 से लेके 550 एडी तक। यानी कि भारत में एक लंबे समय तक नॉर्थ इंडिया में जो वंश रहा उसे हम गुप्ता डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। गुप्ता डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत का एक विशाल एरिया जो है उनके कंट्रोल में रहा। जितना ये पार्ट दिख रहा है ये पूरा पार्ट जो है वो गुप्त वंश के अंडर में था। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जिस तरह गुप्त वंश था उसी समय कई छोटे छोटे वंश भी उस समय स्थापित थे। जैसे इस समय देखा जाए तो यहां पर गुप्ता एम्पायर है, यानी पूरे एरिया में जो ये लाइनें दिख रही होंगी आपको। और नीचे एक वंश है जिसका नाम है वाकाटक वंश। क्या नाम है? वाकाटक। वाकाटक वंश के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा, इस समय साउथ में भी, क्योंकि साउथ का इतिहास अलग से पढ़ा जाता है, हम साउथ की हिस्ट्री स्टार्टिंग से लेके एंड तक अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मोटे तौर पर अगर देखें तो गुप्त समय या गुप्त काल के समय या गुप्त वंश के समय दक्षिण में कौन कौन से ऐसे वंश थे। जैसे नीचे यहां पर कदम वंश है, गंग वंश है, पांड्या वंश है और पल्लव वंश है। बस मोटे तौर पर अभी सिर्फ नाम सुन लो, ये सब तुम्हें बाद में पढ़ने को मिलेगा जब हम साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गुप्ता एम्पायर की। अब देखो, गुप्त वंश की स्थापना जो है वो 275 में हुई। लेकिन गुप्त वंश का जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो उसकी सूचना है, वो हमें कहां से मिलेगी? क्योंकि इतिहास जब लिखा गया होगा तब हम तो होंगे नहीं, यानी उस समय कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे हमारे पास, और उन्हीं एविडेंस के आधार पर हम उस समय का इतिहास लिखेंगे। ठीक। तो गुप्त वंश का इतिहास हमें कहां कहां से जानने को मिलता है? तो हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं? सबसे पहले हम लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में सबसे पहले दो पुराण हैं, एक है विष्णु पुराण और एक वायु पुराण। क्वेश्चन आता है कि निम्न पुराणों में से किसमें हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती? ऑप्शन में होगा मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, गंधर्व पुराण या मार्कंडे पुराण। तो क्या होना चाहिए उसका आंसर? विष्णु पुराण। ठीक है। यानी पुराणों से टोटल 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं, जिसमें से मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है। और इस तरह विष्णु और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब उस समय कई ऐसे लिटरेचर होंगे या उस समय ऐसे कई साहित्यकार होंगे जिन्होंने उस समय रचनाएं लिखी होंगी। जैसे सबसे पहले विशाखा दत्त की एक बुक है देवी चंद्रगुप्तम। क्या बुक का नाम है? देवी चंद्रगुप्तम। कई बार एग्जाम में पूछी गई है देवी चंद्रगुप्तम, तो याद रखना। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जो हमें किसके बारे में बताएगी? तो ये हमें बताएगी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। किसके बारे में बताएगी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। यानी विशाखा दत्त ने एक पुस्तक लिखी देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें हमें गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरी चीज, विशाखा दत्त ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। यानी ये दो बुकें हैं, विशाखा दत्त की दो बुकें हैं। पहली बुक है मुद्रा राक्षस और दूसरी बुक है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस जो है इसमें हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी मौर्य वंश के शासक की। यानी कि विशाखा दत्त ने दो समय के वंशों के राजाओं के बारे में लिखा है। जैसे मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो दोनों बुकें याद रखना इसकी। विशाखा दत्त की पहली बुक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस, जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में,
दूसरी बुक का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें हमें किसके बारे में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। सिंपल सा, दोनों बुकें याद रहेंगी। इसके बाद एक और बुक है शूद्रक की मृक्षकटिकम। क्या है बुक का नाम? मृक्षकटिकम। ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया गुप्त टाइम में एक ऐसा नाटक है जो कि एक प्रकार का दुखांत नाटक है। इसमें हीरो हीरोइन अलग हो जाएंगे, वरना इस समय के नाटकों में हमेशा हीरो हीरोइन मिलते हैं, लेकिन शूद्रक के मृक्षकटिकम में हीरो हीरोइन अलग हो जाते हैं। तो ये पहला लिखा गया भारत में एक सैड प्ले है, यानी एक दुखांत नाटक है। समझ गए? पढ़ने के बाद रोना आ जाएगा। ठीक है, कयामत से कयामत तक बना दी उन्होंने। ठीक, आमिर खान और जूही चावला मर जाते हैं ना। कालिदास की रचनाएं हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। कालिदास से कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। यानी कालिदास किसके समय के हैं? गुप्त वंश के समय के। समझ में आई बात? क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछ सकता है वो। ठीक, अब हमारे पास लिटरेचर के अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट भी हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट में क्या है? सबसे पहले है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन ने एक इंस्क्रिप्शन लिखा, एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी, जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? समुद्रगुप्त के बारे में बता रही है। समुद्रगुप्त यानी इस वंश का एक ऐसा महान शासक है जिसने गुप्त एम्पायर को बहुत बड़ा या विशाल बनाया, और इसके लिए उसने कई राज्यों पर आक्रमण किए और कई राज्यों को उसने गुप्त वंश में मिला लिया। उसकी सभी विजयों का उल्लेख, यानी उसकी सभी विक्ट्री जिसने की उसने, वो सभी विजयों का उल्लेख हमें जिसमें मिलता है, वो मिलता है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग किसका नाम है? इलाहाबाद का नाम है। इसका नाम है, वापस से प्रयागराज कर दिया गया है, पहले भी उसका नाम प्रयाग था। यानी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रशस्ति लिखी हुई है यानी प्रशंसा में लिखी गई है, यानी इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में लिखा गया है, इसमें विजय का उल्लेख मिलता है। सेकेंड है मेहरौली का आयरन पिलर यानी स्तंभ अभिलेख, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का ये अभी जो आयरन पिलर है, ये कुतुब मीनार के पास दिल्ली में एक लोहे का पिलर गड़ा हुआ है। इस पर एक शासक का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था चंद्र। क्या नाम लिखा हुआ था? चंद्र। लंबे समय तक इस शासक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि आखिर ये कौन सा शासक था जिसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन बाद में ये खोजा गया कि ये जो पिलर पे चंद्र लिखा गया है वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। इस पिलर में पता नहीं उन्होंने कौन सा लोहा मिलाया है, और ये लोहा कुतुब मीनार के बगल में आज भी खड़ा हुआ है, और हजारों बरसातें इसके ऊपर हो चुकी हैं और आज तक इसमें जंग नहीं लगी है। टीएमटी सरिये वाले आज तक ढूंढ रहे हैं इसको कि आखिर कौन सा इन्होंने लोहा यूज किया, इसमें जंग नहीं लगी। हमारे लोहे में जंग लग जाती है, बेचारे ढूंढ ही नहीं पा रहे। समय देखो टेक्नोलॉजी क्या थी, क्या केमिकल मिलाया होगा या कुछ भी करा होगा उन्होंने कि वो जंग रोधी बन गया, और उस पर जंग आज तक नहीं लगी। दूसरा है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम का है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एमपी के जो एग्जाम दोगे उसमें तो 110% ये पूछा ही पूछा जाता है। मंदसौर अभिलेख यानी कि मध्य प्रदेश में एक जिला है मंदसौर, पता होगा सबको, वहीं पर ये अभिलेख गड़ा हुआ है। कुमारगुप्त के इस मंदसौर अभिलेख में उस समय के रेशम का व्यापार करने वाले व्यापारियों का वर्णन है, और उनके द्वारा जो सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर बनाया गया उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सब नोट्स में बाद में दिया हुआ है ना, अभी मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, बाद में जब आएगा तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा ये। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है, ये भी कई बार पूछा गया है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक है, जिसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि जूनागढ़ अभिलेख में कि इसके समय एक अटैकर्स आए थे जिन्होंने भारत पर अटैक किया, और वो थे हुण। और हुण आक्रमणकारियों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती?
जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किसका है जूनागढ़ अभिलेख? यानी कि हुणों का अटैक पहली बार किस शासक के समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय हुआ। और हुणों ने हिमालय को क्रॉस किया और क्रॉस करके भारत पर अटैक किया, जिससे गुप्ता एम्पायर कमजोर हो गया। लेकिन गुप्तों ने बहुत प्रयास किया हुणों को रोकने का, लेकिन अंत में ये एम्पायर डिक्लाइन कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो गुप्त वंश के पतन का एक कारण हुणों का होने वाला लगातार आक्रमण। क्लियर हुई बात? समझ में आई यहां तक? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त का है। किसका है? भानुगुप्त का है। और इस एरण अभिलेख में पहली बार हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है सती प्रथा की। क्या है ये सती प्रथा? सती प्रथा उस समय जो था, यानी सती प्रथा उस समय जो होती थी, वो किसी सैनिक के या फिर क्षत्रियों में या फिर ऐसे राजा या फिर ऐसे सेनापति जिनकी मृत्यु हो जाती थी, और मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें जब जलाया जाता था या उनकी जब अर्थी निकाली जाती थी, तो जब उनकी चिता पर जब ये जलते थे तो उनकी पत्नी जो है वो इन्हीं अर्थी पर जो है बैठ जाती थी और फिर इन्हें भी जला दिया जाता था। यानी कि पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी का उसी चिता पर जल जाना सती प्रथा था। ये सती प्रथा इस बात को बताती थी कि उस समय जो है किस तरीके से पुरुषों के मरने पर महिलाएं अपने प्राण त्याग देती थी। ये सती प्रथा पहले भी होती होगी, पहले भी लोग इसी तरह मरते होंगे, यानी महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद मरती होंगी। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन हमें कई लोग अपनी अपनी किताबों में देते थे या फिर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हमें नहीं मिलती थी। लेकिन एरण अभिलेख में जो भानुगुप्त का है, इसमें हमें पहली बार स्क्रिप्ट में लिखित रूप में यह मिलता है कि जब उन्होंने अटैक किया तब भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, वो इनसे लड़ता हुआ मारा गया और गोपराज के मरने के बाद उसकी पत्नी उसकी चिता पर सती हो। समझ गए? तो सती प्रथा की जानकारी हमें एरण अभिलेख में मिलती है। इसके अलावा गुप्त शासकों ने समय समय पर कई सिक्के और स्मारक का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कई प्रकार के सिक्के और भवन बनाए, है ना? तो समझ में आया? हमारे पास गुप्तों के बारे में जानने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, इतने सारे लिटरेचर हैं, इतने सारे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? इंग्लिश में है ये। चलो आगे। इस वंश का फाउंडर कौन था? तो सबसे पहले इस वंश का जो फाउंडर है वो कौन है? श्री गुप्त है, जिसने इस वंश की स्थापना की। ठीक। और इसने किसकी उपाधि धारण की? महाराजाओं की उपाधि धारण की। यानी कि गुप्तों ने इस समय जो महाराजाओं की उपाधि धारण की, वो इसलिए धारण की क्योंकि सातवाहनों के समय एक सिस्टम चालू हुआ था जिसके तहत भूमि जो है, अपनी वाली भूमि नहीं, लैंड वाली भूमि, तो भूमि जो है वो दान में दे दी जाती थी। अब जब सतवाहनों ने भूमि दान में देना चालू किया तो इस भूमि का मालिक वो होगा जिसको दान में दी गई है। यानी इस भूमि से होने वाली आय, उस भूमि से होने वाली इनकम उसके होगी जिसको वो दान में दी गई हो। धीरे धीरे ये भूमि उसके कंट्रोल में आ जाएगी, और जब वो कंट्रोल में आ जाएगी तो इसी में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा, स्वतंत्र कर लेगा, और फिर वो एक उपाधि धारण कर लेंगे और वो उपाधि होगी महाराज या फिर सामंत की। और इस तरह एक सामंतवादी व्यवस्था यानी फेडरलिज्म स्थापित होगा। इस तरीके से हमें यह देखने को मिलता है कि छोटे छोटे वंश खड़े होंगे। तो मैंने मान लो कि मैं मध्य प्रदेश का राजा हूं, तो हूं नहीं, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मैं मध्य प्रदेश का राजा हूं और मैंने भोपाल किसी को दे दिया, इंदौर किसी को दे दिया, जबलपुर किसी को दे दिया, ग्वालियर किसी को दे दिया। लेकिन मेरे बाद आने वाले जो शासक है वो कमजोर पैदा हुए, और जो कमजोर का मतलब अपाहिज नहीं, मतलब ताकतवर नहीं हुए, तो कमजोर हुए, तो वो क्या करेंगे? जो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे।
एक तो मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके गया, लेकिन जब मेरे बाद आने वाले शासक कमजोर हुए, इसमें से कई टुकड़े निकल गए। भोपाल एक राज्य बन जाएगा, इंदौर एक राज्य बन जाएगा, ऐसे कई छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, श्रीगुप्त सातवाहनों के एक सामंत थे, इसलिए उन्होंने भी किसकी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की, और एक छोटे से एम्पायर को उन्होंने खड़ा कर दिया। ठीक। श्रीगुप्त के बाद अगला शासक गद्दी पर बैठा घटोत्कच। कौन बैठा? घटोत्कच। अब ये घटोत्कच जब गद्दी पर बैठा तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ इसके बारे में यह सूचना मिलती है कि इसके कुछ सिक्के इसके नाम से चलाए गए, और हमें इनके सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि घटोत्कच नामक एक शासक रहा होगा। क्लियर है? घटोत्कच के बाद अगला शासक बनेगा चंद्रगुप्त प्रथम, और यही इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है, फाउंडर है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का रियल फाउंडर है। क्वेश्चन आएगा वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम लगाना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? तो श्रीगुप्त। क्लियर है? अब चंद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठा तो चंद्रगुप्त ने जो है बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, यानी धीरे धीरे अपने आसपास के राज्यों को मिलाना चालू किया। और चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो उसने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि है महाराजा धीराज की उपाधि। तो गुप्तों का ऐसा कौन सा शासक था जिसने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, यानी पहला शासक था जिसने ये उपाधि धारण की। इसने जब ये गद्दी पर बैठा तो वो डेट है 319 की। कौन सी डेट है? 319 की। और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने इसी वर्ष एक संवत चलाया जिसे कहा जाता है गुप्त संवत। क्वेश्चन आता है, गुप्त संवत किसने चलाया? कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आएगा नाम बाद में, वो इस वंश का महान शासक है, लेकिन उसने नहीं चलाया। याद रखना, बच्चे गलती करके आ जाते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मार देंगे क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन उसके पहले चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत की स्थापना कर चुका है। समझ में आई बात? तो 319 में 319 में एक संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ये जानता था कि अगर गुप्त वंश की पॉलिटिकल कंडीशन यानी राजनीतिक स्थिति मजबूत करनी है तो वो युद्ध लड़कर नहीं बल्कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसे मजबूत कर सकता है। इसलिए उसने कई राज्यों के साथ वैवाहिक संबंधों को अपनाया, और इस तरह उसने खुद एक लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किससे विवाह किया? क्वेश्चन आता है कि लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी के साथ किसने विवाह किया था? ऐसा गुप्त शासक कौन था जिसका विवाह लिच्छवियों के साथ हुआ था? चंद्रगुप्त। कुमार देवी किसकी पत्नी थी? ऐसा आएगा नहीं, ऐसा कौन पूछता कौन किसकी पत्नी है, लेकिन थी उसकी पत्नी। ठीक है, यानी उसकी स्थिति मजबूत करी। और उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण गणराज्य हुआ करता था, रिपब्लिकन हुआ करता था लिच्छवी, जिस पर उसने कुमार देवी नामक एक महिला के साथ, मतलब राजकुमारी की महिला का राजकुमारी हो तो के साथ विवाह किया। अब इससे क्या होगा? मैंने चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया, तो अब लिच्छवी क्या हो जाएंगे? के रिश्तेदार बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि लिच्छवी कुल की कन्याएं जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, उनके वो क्या कहलाएंगे? जीजा जी कहलाएंगे। और अगर जीजा जी पे किसी ने अटैक करा तो लिच्छवी आके खड़े हो जाएंगे कि जीजा जी पे कैसे तीर चलाया। यानी वैवाहिक संबंधों के आधार पर हम पड़ोसी राज्य को अपना मित्र बना सकते हैं, और यदि कोई थर्ड हम पे अटैक करे तो पहले हमारे साले खड़े हो जाएंगे आगे आगे।
और जीजा जी पे आंच नहीं आने देंगे। समझ गए बात को? और इसलिए ही राजा महाराजा वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, जिससे कि पड़ोसी राज्य उनके मित्र बन जाए और वो कभी उन पर अटैक करेंगे नहीं। बेटी ब्याई है, वो तो बेटी ब्याई तो घर का पानी नहीं पीते, अटैक तो दूर की बात है। समझ गए? अगला शासक समुद्रगुप्त बना, और समुद्रगुप्त के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि समुद्र, इसकी डेट गलत लिखी हुई है ना? तो समुद्रगुप्त जो है उसने एक उपाधि धारण करी थी, और उपाधि है पराक्रमांकी। डेट नहीं पूछी जाती है ना, इसलिए टेंशन मत लेना, डेटों में नहीं उलझना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में डेट वही आती है जो कई बार क्वेश्चनों में पूछी जाती है। तो डेट में तुम्हें अलग से बता दूंगा। हिस्ट्री में डेट याद करना बहुत ही इजी है, और बहुत ही कम डेट याद करनी होती है। हमें ज्ञाता नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। समझ गए? हमारे नॉलेज का अचार नहीं डालेंगे वो, ठीक है ना? वो सिर्फ तुमसे क्या चाहेंगे कि तुम्हें क्वेश्चन में कितने नंबर लेकर आए। समझ गए? ज्ञान तो तुम बाद में रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के बकारते रहना। तुम्हें क्या पता एक राजा हुए थे समुद्रगुप्त। सामने बोला, अच्छा नाम समुद्र था उसका? तो भैया समुद्रगुप्त हुए, उससे किसकी उपाधि धारण की? पराक्रमांक की उपाधि धारण की। और वो किस लिए जाना जाता है? अपनी विजयों के लिए जाना जाता है। भाई की तलवार आराम ही नहीं करती थी, यानी उसकी तलवार जब मयान से निकलती थी तो 10-15 लोगों को लपेट के ही अंदर जाती थी। यानी कि भाई साहब ने इतने राज्यों पर अटैक किया कि उसे जो है गुप्त एम्पायर का सबसे महान शासकों में गिना गया, और अपनी इन सभी विजयों में उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए उसने जितने भी युद्ध लड़े सभी में उसे विजय प्राप्त हुई, और इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इलाहाबाद यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, जो पहले अशोक के द्वारा बनाई गई थी, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का शासक था उससे बनवाई थी। उसी अभिलेख में हमें समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्राप्त होती है, और इसमें जो समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन उसके एक मंत्री के द्वारा लिखी गई है, और वो मंत्री कोई और नहीं बल्कि उसका खास मंत्री था, मित्र भी था, और वो था हरिसेन। कौन था उसका मित्र या मंत्री? कौन था? हरिसेन, जिसे उसने एक पद पर अपॉइंट किया था, और वो पद है संधि विग्रहिक। इसलिए मैंने ये वर्ड बताया क्योंकि क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, किस पद पर था? उस संधि विग्रह। अब देखो क्वेश्चन इजी नहीं आएंगे। अब तुमसे बच्चे जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे समुद्रगुप्त किस वंश का था बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। समझ गए? तो थोड़ा सा गहराई में भी जाना होगा हमें, गहराई में जाके, क्योंकि अभी तुम्हारा जीरो लेवल है ना? तो जीरो लेवल से सबको उठना है, और जीरो लेवल से उठना है तो धीरे 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 करके ही हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक? तो भैया समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने लिखी। हरिसेन किस पद पर था? संधि विग्रह के पद पे था। उसने किस भाषा में लिखी? संस्कृत में लिखी। किस रूप में लिखी? प्रशंसा के रूप में लिखी। क्या कहा गया इसको? प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। कौन सी शैली अपनाई? चंपू शैली अपनाई, और इसी में समुद्रगुप्त की सभी विजयों का उसने उल्लेख किया है। समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक? ठीक। समुद्रगुप्त की विजयों की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त ने अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको लपेटा, किसी को नहीं छोड़ा उसने। और समुद्रगुप्त की विजयों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। हम एक एक करके इसके भाग देखते हैं। सबसे पहले आर्यावर्त। आर्यावर्त यानी के उत्तर भारत। तो समुद्रगुप्त ने सबसे पहले
उत्तर भारत के कितने राज्यों को पराजित किया? तो उत्तर भारत के 12 राज्यों को पराजित किया, और इन 12 राज्यों को पराजित करके उन्हें सीधे अपने राज्य में मिला लिया। कोई किंतु परंतु नहीं, सारे के सारे गुप्त एम्पायर में मिलेंगे। और 12 के 12 राज्यों को लपेट लिया किसने? समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को मिलाकर अपना एम्पायर उत्तर भारत में और विशाल कर लिया। ठीक, तो आर्यावर्त की पॉलिसी के लिए उसने क्या किया? उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा, दक्षिणाप्रत, यानी उत्तर के बाद दक्षिण पे, और दक्षिण में भी कितने राज्य? 12 राज्यों पर आक्रमण किए। और दक्षिण के 12 राज्यों को पर आक्रमण करके उसने दक्षिण के इन 12 राज्यों को भी समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में ना मिलाते हुए एक पॉलिसी अपनाई, जिस पॉलिसी को कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब है उस पर अटैक किया, उन्हें पराजित किया, पराजित करके उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। बदले में वो उन्हें सालाना टैक्स पे करें, समुद्रगुप्त के अधीन रहेंगे, विद्रोह कर ही नहीं सकते क्योंकि अधीन है, और सालाना वो उन्हें क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे, और वो अपना राज्य बनाए रखेंगे। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर जो पॉलिसी अपनाई उसको कहा गया है ग्रहण मोक्षानुग्रह पॉलिसी। क्लियर है? क्वेश्चन आता है समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति को क्या कहा जाता है? ग्रहण मोक्षानुग्रह। उसने दक्षिण की नीति के तहत क्या किया? राज्यों को मिलाया कि उन्हें वापस से स्वतंत्र कर दिया? वापस से छोड़ दी, और नियमित टैक्स वसूल। ठीक, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर वो मिला नहीं सकता था, क्योंकि जो भी दक्षिण में जाएगा उसकी कब्रें खुद जाएंगी। और ये गलती आने वाले समय में मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का भी एम्पायर नष्ट होगा और औरंगजेब का एम्पायर भी नष्ट। और अभी तुम जावा मूवी देखी रहे हो, कौन सी? छावा। हाँ, जावा छावा वही की ना, छावा ना। हाँ, तो देखा कैसी बैंड बजाई औरंगजेब की? ठीक है ना, वो तो सिर्फ एक टेलर था, उसके पहले शिवाजी तो और बैंड बजा चुके थे, और फिर मराठे तो औरंगजेब को समाप्ति करेंगे बाद में। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए औरंगजेब की कब्र भी दक्षिण में ही कूदेगी। तो अभी बहुत विवाद चल रहा है, देखा ही होगा तुमने न्यूज में। तो समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, और इन विजयों के बाद उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया, और इस विजय को उसने धर्म विजय की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? धर्म विजय। इसमें उसे बहुत अपनी आर्मी लेकर वो दक्षिण में गया। इस समय कांची का एक राजा भी था विष्णुगोप, उसको भी उसने पराजित किया। दूसरा, बाकी गया क्या वो? तीसरा, तीसरा है आठविक राज्य। आठविक राज्य का मतलब होता है जंगल में रहने वाले राज्य। आठविक यानी जंगल, और जंगल में रहने वाले जो राज्य थे उनको भी पराजित करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। क्लियर है? चौथी, सीमावर्ती विजय। जो भी उसी के राज्य के सीमा पर थे उन सभी राज्यों को उसने मिला लिया, और इस तरह अड़ोसी पड़ोसी भी निपटा दिए उसने। ठीक, और पांचवी है विदेशी शक्तियों को मिलाना। समुद्रगुप्त ने जितनी भी विदेशी शक्तियां थीं, जैसे शक, कुषाण, विदेशी शक्तियां मतलब जो बाहर से आए थे और भारत पर अटैक किया था जिन्होंने, शक, कुषाण, सिंहल भी एक ऐसा ही राज्य था, आदि राज्यों के नाम हमें मिलते हैं जिन्हें उसने पराजित किया। और इस समय शकों का एक शासक था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय, और कुषाणों का इस समय जो शासक था वो था केदार, और सिंगल यानी श्रीलंका का इस समय जो शासक था वो था मेघ वर्मन। यानी सोचो समुद्रगुप्त ने कहां कहां तक अटैक किए हैं। तो समुद्रगुप्त ने शकों के शासक रुद्र सिंह तृतीय को, कुषाणों के शासक केदार को, और सिंहल राजा यानी श्रीलंका के राजा
मेघवर्मन को भी अपनी शरण में ले आया। और इस तरह समुद्रगुप्त ने अपनी इन सभी विजयों का देख उसके मंत्री संधि विग्रहक हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया है। समझ में आई बात ये? तो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, केदार था, और सिंहल राजा कौन था? मेघ वर्मन था। समुद्रगुप्त को अपने इन सभी युद्धों में किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए विंसेंट स्मिथ जो इतिहासकार थे उन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। क्लियर है सबको? याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जामों में कई बार आता है। गलत तो करना ही नहीं, गलत कर दो फिर बात ही खत्म, पलट के मत देखना फिर, ठीक? अपने आप को, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे तो जो अभी अभी पहली पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए नया है, पर एक दो बार में वो नेपोलियन अपने पड़ोसी जैसा लगेगा, ठीक है ना? समुद्र, अरे नेपोलियन रे भारत का, ठीक है ना? पढ़ना चालू करोगे ईमानदारी से तब। समुद्रगुप्त ने ये सभी विजय की और विजय करने के बाद उसने एक यज्ञ कराया और वो यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ। अब कौन उसके यज्ञ को रोकेगा भैया? अश्वमेघ यज्ञ मतलब कि अपनी विजय के बाद राजा अश्वमेघ यज्ञ कराते थे, और अश्वमेघ यज्ञ मतलब कि यज्ञ करा के व्हाइट कलर का घोड़ा छोड़ देते थे। अब बेटा पकड़ के दिखाओ मेरा घोड़ा। अगर किसी ने उसके घोड़े को टच भी किया तो उस राज्य को समुद्रगुप्त से युद्ध लड़ना होगा, यानी उस राज्य से युद्ध लड़ना होगा। इसलिए राजा अपने प्रभाव को बताने के लिए, अपनी शक्ति को बताने के लिए वो अश्वमेघ यज्ञ करते थे। और ऐसा यज्ञ कई राजाओं ने किया है, भगवान राम ने भी किया। और इस अश्वमेघ यज्ञ में कोई भी उस राज्य को रोक या उस घोड़े को रोक नहीं सकता था, ठीक है? अश्वमेघ यज्ञ समुद्रगुप्त ने कराया, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? याद रखना, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कराया तो इसकी जानकारी हमें उसके सिक्कों से मिलेगी, ना कि प्रयाग प्रशस्ति से मिलेगी। प्रयाग प्रशस्ति में ओनली फॉर विजय, सिर्फ विजय की इंफॉर्मेशन, उसके विजय अभियानों की। क्लियर है यहां तक? समुद्रगुप्त ने एक उपाधि धारण करी थी और वो उपाधि है कविराज की। किसकी उपाधि है? कविराज की। क्यों? क्योंकि वो एक वाद्य यंत्र बजाया करता था, और वो वाद्य यंत्र है वीणा। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसको संगीत में रुचि थी? समुद्रगुप्त। ठीक? कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। गिटार फिटार मत बोल देना, तबला बबला ढोलक कुछ नहीं। क्या बजाता था? वीणा बजाता था। तो मां सरस्वती जी बजाती थी, वही वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त ने इतने युद्ध लड़े कि इन युद्धों को लड़ने के बाद भाई साहब थक जाते थे, और थकने के बाद चाहिए उनको आराम। चाहिए कि नहीं चाहिए? थकने के बाद क्या चाहिए? जैसे तुम लोगों को खाने के बाद क्या चाहिए? नींद, आराम चाहिए। ऐसे समुद्रगुप्त को वो युद्ध लड़ने के बाद क्या चाहिए? आराम। इसलिए समुद्रगुप्त ने अपनी एक राजधानी या अपना एक विश्राम गृह बना के रखा था एरण को। एरण सागर जिले में है। कहां है? सागर जिले में है। और ये समुद्रगुप्त की भोग नगरी थी। जब वो युद्ध लड़कर आता था तो युद्ध लड़ने के बाद वो एरण में, तो उसके द्वारा बनाई गई थी, वहां पर वो एकांत में रहता था, आत्मचिंतन करता होगा, वीणा बजाता होगा, अगले युद्ध की तैयारी करता होगा, और फिर आराम वाराम फरमा के वापस से निकल जाता था युद्ध लड़ने। तो समुद्रगुप्त ने अपनी स्वभोग नगरी किसे बनाया? एरण को बनाया। किसको बनाया? एरण को बनाया। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, समुद्रगुप्त को
कई देवताओं के समान माना गया है। समुद्रगुप्त को दो देवताओं के समान माना गया है, एक यम और एक कुबेर। अगर वो दुखी हो जाए तो वो यम के समान है, और यदि वो प्रसन्न हो जाए तो वो कुबेर के समान। सुनो, कुबेर मनी, गॉड ऑफ, यानी धन की वर्षा कर देगा। वो तो दुखी हो गया तो फिर उसकी तलवार तो पता ही है तुम्हें। ये है समुद्र गुप्त। समझ में आया? तो गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, और अब आएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ? मैंने बताया थोड़ी देर पहले, लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। इसलिए समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी होगी। कौन होगी मां? इसलिए समुद्रगुप्त कई बार अपने आप को अपनी मां के वंश से जोड़कर दिखाता है। इसलिए वो अपने आप को लिच्छवी दोहिती कहता है। लिच्छवी उसकी माता का नाम, माता के कुल का नाम था। तो लिच्छवी दोहिती के नाम से कौन सा गुप्त शासक कहा जाता है? समुद्र गुप्त। लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है समुद्र गुप्त को, उसकी मां लिच्छवी कुल की। क्लियर है यहां तक? अगला शासक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान शासक है और इसकी उपाधि है विक्रमादित्य। क्या है इसकी उपाधि? विक्रमादित्य। नाम चंद्रगुप्त है। अब तुम्हें ये कई बार कंफ्यूजन होता होगा कि कई बार ऐसे शासक मिलते होंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, चंद्रगुप्त चतुर्थ। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या लगा रखा है? ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि जब हम पढ़ें तो हमें ये पता रहे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो नाम सेम रख दिए। अब हमारे लिए तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो जब इतिहास लिखा गया तो जो पहले आया उसको प्रथम, जो बाद में आया वो द्वितीय, उसके बाद आया वो तृतीय, तो उसके बाद आया चतुर्थ। अब तुम लिस्ट लगा दो, कोई फर्क नहीं। तो हम कैसे समझेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, या चंद्रगुप्त तृतीय के बारे में? क्लियर है? समझ गई काजल की बहन? और काजल की बहन, चंद्रगुप्त का एक और नाम मिलता है इतिहास में, देवगुप्त। क्या नाम मिलता है? देवगुप्त। ये पहला शासक है जिसने एक उपाधि धारण करी थी, और वो उपाधि है परम भागवत। भागवत यानी क्या? भगवान विष्णु को मानने वाले, भागवत धर्म को मानने वाले। इसलिए गुप्तों ने कौन सा धर्म अपनाया? भागवत धर्म अपनाया। यानी भगवान विष्णु को ये मानते थे, इसलिए भगवान विष्णु के मंदिर बनवाएंगे ये, भगवान शिव के भी मंदिर बनवाएंगे ये। और भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुण है। और इस तरह इनके झंडे पर भी किसका सिंबल होता था? गरुण का होता था। इसलिए क्वेश्चन आता है, गुप्त शासकों का राज का चिन्ह क्या था? राज की चिन्ह क्या था? उनका राज की चिन्ह गरुण था। ठीक? वो किस धर्म को मानने वाले थे? भागवत धर्म को मानने वाले। क्लियर है? तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण करी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकेंड ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर बात की जाए तो उसने अपनी स्थिति को मजबूत कैसे किया? सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद वैवाहिक संबंध स्थापित किए और नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया, और इस तरह जो उत्तर भारत में एक नाग वंश था, उस नाग वंश को अपना संबंधी बना लिया। ठीक?
ये लोग अपने मुकुट में नाग रखते थे, ऐसे जीभ बाहर नहीं निकालते थे, ऐसे करके मुकुट पे नाग रखते थे। ठीक है, महिलाएं भी जो है मुकुट पे नाग रखती थी, इनके बाल नाग टाइप के थे, मतलब ऐसे। तो नागवंश के थे, तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया, और एक बहुत बड़ा एम्पायर जो गुप्ता एम्पायर है उसका सपोर्ट मिल गया नागों को, और नागों को सपोर्ट मिल गया गुप्तों को। इससे उसकी एक पुत्री पैदा हुई, उस पुत्री का नाम है प्रभावती। दोनों से किसके क्या हुई, एक पुत्री हुई। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक, याद आया स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वाकाटक तो नीचे थे, और वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। तो अब रुद्रसेन द्वितीय हमारे जीजा जी बन, क्या बन जाएंगे, जीजा जी। तो प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सिंह द्वितीय के साथ हुआ, और इस तरीके से देखें तो राजनीतिक और धार्मिक रूप से एक मजबूत वंश उन्हें मिल गया, और वो था वाकाटक वंश। क्लियर है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लंका यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन के साथ भी अपने अच्छे संबंध बनाए रखे। ठीक है, और इस तरह उसने अपने वंश को मजबूत किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक बेटा भी था, उस बेटे का नाम है कुमारगुप्त। क्या है, कुमारगुप्त। बेटी प्रभावती गुप्त और बेटा कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का विवाह उसने कदम वंश के साथ किया, और कदम वंश की राजकुमारी का विवाह कुमारगुप्त। स्टार्टिंग वाला मैप याद आया, गुप्त वंश था, नीचे वाकाटक थे, उसके नीचे कदम थे। तो कदम के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह कराया। वाकाटक के साथ भी अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से कराया, और खुद नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया। अड़ोसी पड़ोसी सब उसके क्या बन गए, संबंधी, वाकाटक भी और कदम भी, और भी बहुत वैवाहिक संबंध स्थापित किए उससे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विजय की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक अंतिम शासक है जो शकों का एक शासक है ना, शक शासक है वो, और वो है रुद्र सिंह द्वितीय तृतीय। समुद्रगुप्त के समय उसने शकों को अपने कंट्रोल में तो रख लिया था, लेकिन रुद्र सिंह तृतीय को पराजित नहीं किया था। भारत में शक वंश का अंत करने वाला अगर कोई शासक है तो वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो शकों को हमेशा के लिए पराजित करने वाला शासक कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। अब एक क्वेश्चन या फिर एक कहानी है। हुआ ये कि इस समय मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक पुस्तक बताई थी, और पुस्तक का नाम था देवी चंद्रगुप्तम, याद आया, विशाखा दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि उसमें हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। हुआ ये कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका एक और बेटा था, और उस बेटे का नाम था रामगुप्त। क्या नाम था उसका, रामगुप्त। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा रामगुप्त गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, रामगुप्त गद्दी पर बैठा। कहानी के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसका छोटा भाई था, इसका, रामगुप्त। हुआ ये कि रामगुप्त का विवाह एक महिला के साथ हुआ था, और वो महिला थी ध्रुव देवी। कौन थी, ध्रुव देवी। हुआ ये कि शक शासक का इस समय प्रभाव ज्यादा था, समुद्रगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी, और रुद्र सिंह तृतीय जो है वो गुप्तों को पराजित करने की योजना बना रहा था। रामगुप्त की भी स्थिति इस समय कमजोर थी, इसलिए रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत यह तय हुआ कि रामगुप्त जो है वो अपने वंश को
सुरक्षित रखेगा, शक राज्य उस पर अटैक नहीं करेंगे, बदले में वो ध्रुव देवी को रुद्र सिंह तृतीय के यहां भेजेगा। रामगुप्त ने ये एक्सेप्ट कर लिया और रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को रुद्र सिंह तृतीय के पास भेजना स्वीकार कर लिया। ये बात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो रामगुप्त का छोटा भाई और ध्रुव देवी का देवर था, जब ये बात उसे पता चली तो वो अपने भाई से बहुत क्रोधित हुआ कि भैया ने ऐसे कैसे डील साइन कर दी है, इतनी बड़ी डील। इसलिए खुद ध्रुव देवी को ना भेजते हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य खुद साड़ी वाड़ी पहनकर रुद्र सिंह तृतीय के पास पहुंच गया। जब वो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के पास पहुंचा, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय खुशी हो गया, भैया ध्रुव देवी आ गई है। भाई सब खुशी के मारे पागल हो रहे। वो आगे बढ़े ध्रुव देवी को समझ के। जब आगे बढ़े तो उन्होंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया, और जैसे घूंघट उठाया पीछे से आवाज आई, मोए 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 मोए, और दुल्हन कैसी निकली, मूंछ वाली। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य खुद ध्रुव देवी का वेश बदलकर आ गया। और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी, और हत्या करके वो वापस अपनी राजधानी पहुंचा और उसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी, और रामगुप्त की हत्या कर कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से खुद विवाह कर लिया, और इस तरह शासक बना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो इतिहास का सबसे महान शासक है। क्लियर है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, अपनी विजय के बाद उसने जहां पे शक रहते थे वो था मालवा का एरिया, और वहां पर शकों को पराजित करके उसने चांदी के सिक्के चलाए। क्वेश्चन आता है कि शकों को पराजित करके मालवा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस धातु के सिक्के चलाए? तो चांदी के सिक्के। किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और शक विजेता के अलावा इसे शाकाहारी कहा जाता है, शकों को हराया। और इस तरह शकों को भारत से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। तो ऐसा कौन सा शासक था जिससे शकों को पराजित करके भारत से हमेशा के लिए खदेड़ दिया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने शकों के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया? ऐसा कौन सा शासक था जिसे शक विजेता के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा शासक था जिसने शकों को पराजित करके किस धातु के सिक्के चलाए? चांदी के, गोल्ड के नहीं। किसके चलाए? चांदी के। उसने चांदी के सिक्के कहां चलाए? मालवा क्षेत्र में चलाए। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना तुम लोग सभी। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये कि ये इस वंश का एक महान शासक है, और इसके दरबार में अलग अलग विद्वान रहा करते थे जो अलग अलग चीजों के ज्ञाता थे, और इन्हें कहा जाता है नवरत्न। क्या कहा जाता है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। इन नवरत्नों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है महारत हासिल थी, इसलिए ये अपने अपने क्षेत्र के महान विद्वान थे। ये लिस्ट है तुम्हारे सामने जो नवरत्नों की। सबसे पहला नवरत्न कालिदास, नाम तो सुना ही होगा। कालिदास उज्जैन के ब्राह्मण और भगवान शिव यानी महाकाल के भक्त, और कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते। इन्हें
साहित्यकार माना जाता है और इन्होंने लगभग जो है कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से कई खो गई हैं, लेकिन मेन 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य लिखे, इसको हम आने वाले समय में लिटरेचर वाले पॉइंट में पढ़ें। ठीक है, कालिदास की रचनाएं हम आगे पढ़ेंगे। फिर है वराहमिहिर। वराहमिहिर भी इसी समय के महान विद्वान हैं, तो एक ज्योतिषी और खगोल शास्त्री है, जिन्होंने जो है खगोलीय ज्ञान को जो है भारत को और आगे बढ़ाया, उसमें कई सारी चीजें उन्होंने बताई, हम आगे पढ़ेंगे इसको। धन्वंतरी, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, चिकित्सक है, डॉक्टर धन्वंतरी। क्या नाम है? डॉक्टर धन्वंतरी। एक है हमारे वेताल भट्ट, ओम हम बम भट्ट, गायब कर देते थे, जादूगर। क्या है वो? तांत्रिक वाले भट्ट भट्ट, है ना। अमर सिंह, ये ट्रेजरी यानी कोषाकार हैं, है ना, शब्दकोश वगैरह के भी इनको बहुत ज्ञान था। ठीक है। शंकु, ये भी एक प्रकार के गोलवेता थे। घटकपर, ये भी कवि हैं। शपनक, ये ज्योतिषी हैं। और शपनक, ये भी इस समय एक महान तर्कशास्त्री और दार्शनिक थे। देखो एक चीज है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय एक चीनी यात्री भारत आया, और वो चीनी यात्री है फायान। कौन आया? फायान आया। याद रखना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, जिसका नाम क्या था? फायान। क्या नाम है? फायान क्या क्या कहता है? फायान कहता है कि मध्य देश, यानी वो मध्य वाले भारत के हिस्से में घूमा, और कहता है मध्य देश ब्राह्मणों का देश है। ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा देखी उसने, चीनी यात्री था, ठीक है, ऐसा करके घूम रहा था। ठीक है, तो उसे क्या दिखे? सिर्फ ब्राह्मण दिखे, ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे। ठीक है, उसने बोला यहाँ के लोग सुखी और संपन्न है, एंजॉय, टेंशन फ्री घूम रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं, ब्राह्मण है तो टेंशन फ्री है, मिडिल मध्य देश के लोग। तीसरा, उससे बताया यहाँ पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, बल्कि राजा वाजा तो दंडित करते थे, लेकिन फायान बेचारा, उसने बोला मृत्यु दंड नहीं मिलता था। ठीक है भाई, नहीं देते होंगे मृत्यु दंड। बार बार अगर देश के खिलाफ जाओगे, राजद्रोह करोगे, तो दाहिना हाथ काट लेंगे, राइट हैंड काट लेंगे, बस और कुछ नहीं। और आर्थिक दंड इस समय दिया जाता था। ठीक है, ये कौन बता रहा है? फायान बता रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से जो भाई साहब ने देखा, वो कहता है कि मध्य देश के लोग अहिंसावादी हैं, हिंसा में उनकी कोई रुचि नहीं है, हमेशा सुखी संपन्न रहते हैं, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि खाते ही नहीं है। मैं आया था, मैं तो छिपकली और ये कॉकरोच ढूंढ रहा था, मिले नहीं, सांप वाप ढूंढा था, मिले ही नहीं। तो भाई देखा यहाँ के लोग तो कुछ भी नहीं खा रहे, मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, यानी कि बहुत ही अहिंसावादी लोग हैं। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर एक ऐसी जाति रहती है जो है चांडाल। तो चांडाल का वर्णन करने वाला चीनी यात्री फायान, जिसे कहता है कि वो समाज से बहिष्कृत थे, और वो कहता है कि इस समय समाज की सबसे निकृष्ट अगर कोई जाति थी तो वो थी चांडाल जाति, और ये चांडाल शहर के बाहर रहा करते थे। इनके बारे में वो बताता है कि चांडाल जब नगर में प्रवेश करते थे तो डंडा पीटते हुए चलते थे, जिससे लोगों को पता चल जाए चांडाल आ रहा है, इसलिए लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, क्योंकि उसकी परछाई भी पड़ गई तो धर्म नष्ट हो जाए। चांडाल एक जाति है,
तो आने वाले समय में क्रियाकर्म करने वाले कार्य करती है। ठीक है। चांडाल जाति का जन्म तब होगा जब कोई ब्राह्मण महिला किसी शूद्र पुरुष के संपर्क में आने पर जिस पुत्र या पुत्री को जन्म दे दे, और इस तरह ब्राह्मण महिला और शूद्र पुरुष से जो संतान उत्पन्न होगी, ये संतान कहलाएगी चांडाल। ये सबसे निकृष्ट जाति है, ऐसा उस समय। क्लियर है? अब तो जाति पाति सब खत्म हो गई है। ठीक। दूसरी चीज फायान ये कहता है कि भैया आपस में लेन देन करने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए कोड़ियों का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? यानी निचले स्तर पर कोड़ी से लोग माल खरीदते, इसलिए बोलते ना कोड़ी के भाव भी नहीं बिकेगा। यानी सबसे निकृष्ट, निकृष्ट मतलब सबसे लोअर तो है मनी होती थी, कोड़ी होती थी। ठीक है। तो इसके बाद का फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो यहां तक का सभी लोग रिवाइज करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।